नमस्कार प्रिय भारतवासियों, आप सब पूरा मानव समाज ला साहेब सतनाम है। आज जय भीम साथियों। छत्तीसगढ़ राज्य में राजधानी रायपुर में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती समारोह शहीद स्मारक भवन रायपुर में किए गए मानव समाज, जिसके आयोजक थे छत्तीसगढ़ राज्य आरक्षित वर्ग अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन, जिसमें पदोन्नति में आरक्षण एवं SC/ST जो अधिकारी कर्मचारी है उनके जो संवैधानिक अधिकार है और जो उनके संवैधानिक अधिकार का हनन हो रहा है उसके बारे में संगोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी अलग अलग जगहों से पदाधिकारीगण पहुँचे थे और अपने हक और अधिकार के बारे में एक अच्छा संगोष्ठी का आयोजन शहीद स्मारक भवन में किया गया, जिसमें संविधान के बारे में चर्चा हुआ और अपने अधिकारों एवं मांगों को कैसे हम पा सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा हुआ और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती मनाया गया। साथियों, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। जय भीम, जय संविधान। साथियों, मैं हमारे सतनामी समाज जिला धमतरी के अध्यक्ष सर भाव सिंह डाहरे सर के साथ गया था मानव समाज रखी है। एक बार जोरदार तालियां, अभिनंदन, क्रांतिकारी जय भीम, हार्दिक साधुवाद। एक्चुअली हमारे आश्रम में बहुत ही विशिष्ट ऑफिसर्स की पूरी एक श्रृंखला मौजूद है और जो हमारे मुख्य जो ऑफिसर्स हैं उनको सुनना है, तो मैं आदि विशिष्ट अतिथि के आश्रम में विराजमान बहुत ही हमारे ऑनरेबल अफसर सुजलिप के थिंक टैंक आदरणीय विश्वास मेश्राम साहब अपर कलेक्टर को आमंत्रित करता हूँ। सेवानिवृत्त अपर कलेक्टर अपनी बात रखेंगे आज बाबा साहब के अम्बेडकर की जयंती के इस समारोह में अपनी बात संक्षिप्त में रखेंगे आदरणीय मेश्राम साहब। ग्रेट वेलकम सर। जय भीम। प्रदेश के कोने कोने से आए हमारे SC/ST और बहुजन समाज के साथियों, आप सबको जय भीम। मंच पर विराजमान मुख्य अतिथि आदरणीय दिलीप वासनीकर सर, आदरणीय डॉक्टर रतनलाल डांगी सर और आदरणीय MD कावरे सर और तमाम हमारे साथी जो मूल निवासी बहुजन समाज के हक और अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, आप सबका इस मंच पर इस तरफ बैठे और इस तरफ बैठे हम सब एक हैं। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। प्रदेश में हजारों लोग हैं जो बाबा साहब पेरियार साहू जी महाराज, हमारे धर्म गुरु घासीदास जी के प्रयासों से, नकुल ढीढ़ी जी के प्रयासों से आज पढ़ लिख लिए हैं, अफसर बन गए हैं, नौकरी कर रहे हैं, एक बंधी बंधाई तनख्वाह ले रहे हैं, लेकिन आज वो यहां नहीं है। मैं उन्हें भी सलाम करता हूं। आज नहीं तो कल वो यहां आएंगे। कैसे आएंगे? हम सब जो इतने लोग यहां इकट्ठा हुए हैं उन्हें बताएंगे कि अरे मेरे छोटे भाई, बड़े भाई, तुम जब यहां सो रहे थे गर्मी के मारे, AC चलाकर बीबी के साथ बैठ के शनिवार के छुट्टी के दिन भी पिक्चर देख रहे थे, तो तुम्हारे ही भाई और बहन शहीद स्मारक भवन में अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए इकट्ठा हुए थे। और अब तुम सोते मत रहो, जागो। नहीं जागोगे नहीं तो तुम्हारा घर भी किसी दिन बुलडोजर की चपेट में आ जाएगा। अभी विनोद जी ने बताया पूरे 5 साल के संघर्ष के बारे में। 2019 से 19 के पहले
सोजलिफ नहीं थी। 19 के पहले जो संगठन थे वो भी लड़ रहे थे, लेकिन 2019 में जब रिजर्वेशन इन प्रमोशन को, उसके नियम 5 को अपास कर दिया गया तो बहुत बेचैनी हुई, दुख हुआ कि जिस संविधान ने हमको ये सुविधा दी है, संविधान कोई फोकट में नहीं दिया है, भीख में तो बिल्कुल नहीं दिया है। हमारे लोगों ने बहुत संघर्ष किया तब ये पाया, और उसको हमारे ही नालायकी के कारण हम ठीक ढंग से हाई कोर्ट में अपना मैटर नहीं रख पाए और माफी तक मांग ली। तो ऐसे नालायकों के कारण हमारा रिजर्वेशन इन प्रमोशन का नियम 5 अपास हो गया, जबकि जो हमारा रोस्टर होता है हर डिपार्टमेंट में होता है, उसमें पूरी जानकारी होती है कि कितने SC ST लोग जो हैं इनका बैकलॉग क्या है, कब प्रमोशन ड्यू है, किस डिपार्टमेंट में कितने लोग टोटल हैं, और उसके अगेंस्ट में हमारे पदों के खिलाफ कितने लोग भर्ती हैं, कितनी कमी है, ये सब मौजूद था। लेकिन ठीक ढंग से लड़ाई नहीं लड़ी गई उस समय जो लोग शासन का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो हम सब सोते हुए जागे, और फिर उसके बाद बिलासपुर और रायपुर और पूरे छत्तीसगढ़ में बैठ के आयोजित की, और 1500 हस्तक्षेप याचिकाएं बिलासपुर हाई कोर्ट में लगी। इसलिए बता रहा हूं, विनोद ने अभी बताया आप सबको, लेकिन वो पूरी जंग जो लड़ी है उसमें बहुत लोगों ने मेहनत की है, और उसकी मेहनत को आप जो है जरूर तवज्जो दें। ये कोई आसान काम नहीं था। 1500 याचिकाएं दाखिल करना, इंदिरा जैसी और बहुत बड़े बड़े अधिवक्ताओं को लेकर आना, बॉम्बे जाना, दिल्ली जाना, हमारे अंचल मात्रे साहब युवा वकील, उन्होंने बहुत मेहनत की, और उनके साथ सोजलिफ के साथियों ने, और हमने कोशिश की कि सबसे अच्छा हम जो है इसका रिप्लाई दें, और किया भी। वो डिबेट उन दिनों ऑनलाइन डिबेट हुई थी, इंदिरा जैसी जब थी तो, और वो सुनने लायक थी। एक एक चीज जो संविधान ने हमको दी है उन्होंने डिस्कस किया। लेकिन आप जानते हैं इस देश में जातिवाद हावी है, इसको सब ऑब्वियस है, ये हम सब जानते हैं, देखते हैं, भुगतते हैं। यहाँ किराए का मकान नहीं मिलता, हाँ, शादी की बात तो दूर रही, जाति को तोड़कर। तो हमने देखा 4 साल तक हाई कोर्ट में पेशी दर पेशी बढ़ते रहे। एक मुख्य न्यायाधीश जब आखिरी सुनवाई होनी थी उसी समय उसका ट्रांसफर हो गया और उसने ऑर्डर नहीं किया, चला गया। फिर दूसरा आया, उसने फिर नए सिरे से शुरुआत की। तो इस तरह पूरे 4 साल, इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। क्यों जाना पड़ा? कि देखिए आपकी न्याय व्यवस्था, हमारे संवैधानिक अधिकार हमको नहीं मिल रहे हैं। और तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 महीने के अंदर हाई कोर्ट इसमें निर्णय दे, जो देना है दे। और फिर निर्णय, अच्छा निर्णय है, हम इसे काफी अच्छा निर्णय कहते हैं, जिसमें उसने शासन के ऊपर जिम्मेदारी दी कि आप 3 महीने 90 दिन के अंदर फैसला करिए, बल्कि नियम बनाइए। कहा उन्होंने, तो नियम बनाइए कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन कैसे दिया जाना है। और वो 90 दिन गुजर गए हैं, शासन के कान में जू नहीं रेंग रही है। जीएडी धर के बैठा है, ट्राइबल डिपार्टमेंट के ऊपर डाल दिया है। ऐसे ही हमारे जितने निर्णय हुए थे, सुप्रीम कोर्ट से लिए थे और हाई कोर्ट से भी हुआ था, उनकी व्याख्या किए बिना एक लाइन लिख के जीएडी अपने काम को सही ढंग से नहीं कर रही है। केवल एक लाइन लिख देती है कि ये हाई कोर्ट का निर्णय है, आप लोग इसके अनुसार कार्रवाई करें। और क्या कार्रवाई होती है? तमाम
अनरिजर्व क्लास, अनरिजर्व लोगों को रिजर्व पोस्ट के अगेंस्ट प्रमोट कर दिया गया है। आप सब इसके भुक्तभोगी हैं। हमारे लोग तो बहुत कम लोगों को इसमें जगह मिल पाई। अभी प्राचार्य पदों का है जिसमें 3000 प्रमोशन होने हैं। हम तो यहाँ 48% है ना, तो 1500 तो पोस्ट हमारे होने चाहिए। उसके अगेंस्ट भी हमने लड़ाई लड़ी और आप सब यहाँ आए, वो भी लड़ाई चल रही। लेकिन इसके पहले पुलिस विभाग में, इरिगेशन में, पीएचई में, किस किस विभाग में मैं न बोलूं, हाँ सब विभागों ने क्या क्या। देखिए इसका खासियत, जब तक नियम 5 अपास नहीं हुआ था तो प्रमोशन बहुत स्लो मोशन में चलता था, बहुत धीरे 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 धीरे। मुझे खुद प्रमोशन लेने में 10 साल लग गए थे। लेकिन जैसे ही नियम 5 अपास हुआ, धड़ाधड़ सब विभागों ने प्रमोशन देने शुरू किए। क्यों शुरू किए? ताकि जो हमारा रिजर्व कोटा का रोस्टर है उस पोस्ट में भी अनरिजर्व लोगों को दिया जाए, और दे दिया। और अब यदि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट निर्णय लेता है कि इनको जो है और देना भी पड़ेगा उनको कि रोस्टर का पालन करते हुए प्रमोशन दिया जाए, तो क्या वो जो पोस्ट हमारे कोटे के पोस्ट के अगेंस्ट में भरी जा चुकी है, रोस्टर के अगेंस्ट, उनको क्या वो वापस लेंगे? सर तो ये महत्वपूर्ण बात है। कोई वापस नहीं होता एक बार प्रमोशन होने के बाद, वो चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट और हमारे पोस्ट जो है भरे जाने से हम सब वंचित रह जाएंगे। ये हमारे साथ अन्याय हुआ है, इसका मैं आपको खाका खींचकर बताना चाहता था कि कैसे कैसे अन्याय हमारे साथ हो रहे हैं। और अब क्या करना है? देखिए, अन्याय करने वाले से, बाबा साहब का वाक्य है, मैं कोट कर रहा हूं, अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा दोषी होता है। हम अन्याय सहते रहेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां भी उस अन्याय का शिकार बनेंगी। तो दोस्तों, मैं सिर्फ ये निवेदन करूंगा कि जैसे आज आप सब आए हैं, हम सब एक बड़ी लड़ाई के लिए अपनी तैयारी कर लें, और इसलिए तैयारी करें कि हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो ये न कहे कि हम घर में बैठकर सो रहे थे। हमारे बच्चों को हक दिलाना हर कौम का कर्तव्य होता है। यदि हम एक अच्छा भारत चाहते हैं, एक अच्छा देश देखना चाहते हैं, तो जिस प्रतिनिधित्व की बात हमारे पुरखों ने कही है, उस प्रतिनिधित्व को हमको लेके रहना पड़ेगा। आरक्षण कोई भीख नहीं है, आरक्षण है प्रतिनिधित्व का अधिकार। हर जगह प्रतिनिधित्व, नौकरी में, शिक्षा में और संसाधनों में भी। जो आज भारत के पब्लिक सेक्टर बेचे जा रहे हैं, उनको बचाना भी हमारा कर्तव्य इसलिए है कि वो हमारे ही खून पसीने की कमाई से बनाए गए हैं और किसी चंगू मंगू को बेचने के लिए नहीं है, उनका मोनोपोली बढ़ाने के लिए नहीं है। हमारा संविधान कहता है कि देश की अर्थव्यवस्था ऐसी होगी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ फॉर स्टेट। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व बहुत स्पष्ट रूप से बाबा साहब ने उसको डिफाइन किया है कि जो देश की पूंजी है वो किन्हीं चंद हाथों में संकेंद्रित नहीं होगी। उन्होंने तो जमीन का भी राष्ट्रीयकरण करने के लिए कहा था। जो किसानी जमीन है हमारी, उसका राष्ट्रीयकरण करने के लिए कहा था। तो हमको न सिर्फ अपने अधिकार के लिए लड़ना है, बल्कि अपने संविधान को बचाने के लिए लड़ना है। हमारा संविधान यदि उसके नियमों का उल्लंघन हो रहा है, अनदेखी हो रही है, उसका पालन नहीं हो रहा है, तो कौन आगे आएगा इस बात के लिए कि भारत का संविधान जो हमारी रक्षा कर रहा है, हम उसकी रक्षा करें। और इसके साथ साथ जो है, मैं आपसे बस यही आह्वान करना चाहूंगा कि फैज की 2 लाइनें सुनाता हूं।
बहुत अच्छी लाइनें हैं, मुझे हमेशा प्रेरित करती है वो। ये खाक नसीनों उठ बैठो, वो वक्त करीब आ पहुंचा है। ए खाक नसीनों उठ बैठो, वो वक्त करीब आ पहुंचा है। जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विश्वास मिश्र। लेकिन समय उनके लिए नहीं है जो टॉप क्लास हमारे ऑफिसर्स बैठे हैं। ये कितनी बड़ी बात है कि 1 घंटे से वो हमारे बीच हैं। उनका एक एक टाइम पुलिस डिपार्टमेंट्स के सबसे बड़े ऑफिसर्स बहुत कीमती राज्य प्रशासन के लिए, तो बहुत हाईली प्रोटोकॉल भी होता है। इसलिए मैं उद्बोधन के प्रोटोकॉल्स को थोड़ा चेंज करते हुए हम पहले उन्हें आमंत्रित करते हैं और हमें सबको सुनना है, इसलिए मैं थोड़ा उसमें कुछ चेंज कर रहा हूं और सीधे आमंत्रित करता हूं। हमारे छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे भारतवर्ष में योग को लेकर एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिलता है। सोशल मीडिया, फेसबुक देखिए, लाखों लोग उन्हें फॉलो करते हैं। हमारे अम्बेडकर फूले मूवमेंट्स को जिस तरह वो गति दे रहे हैं, सुजलित को जिस तरह से मोटिवेट कर रहे हैं, तमाम संगठनों के लिए वो काम कर रहे हैं, उनका उद्बोधन, उनका एक एक शब्द हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें सुनना है। इसलिए मैं सीधे आमंत्रित करता हूं आसंदी में विराजमान अति विशिष्ट अतिथि के क्रम में माननीय रतनलाल डांगी साहब, IPS निदेशक, राज्य पुलिस अकादमी चंद्रपुर। ग्रेट वेलकम सर। क्रांतिकारी जय हिंद। आप सभी को जय भीम। मैं सबसे पहले बाबा साहब के चरणों में नमन करता हूं और सभी सम्मानित अतिथिगण। एक एक का नाम लेने से बहुत समय लगेगा और हम लोगों के पास में, क्योंकि हम लोग इसीलिए पिछड़ रहे हैं कि टाइम मैनेजमेंट नहीं है हमारा। हम समय को कैसे बचाएं, कैसे उसका सदुपयोग करें, उसकी तरफ भी सबको सोचना चाहिएगा हम सब लोगों को। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मेरा सौभाग्य है कि इस प्रदेश के जितने भी बुद्धिजीवी हैं उनसे मैं बात कर रहा हूँ और जिनके ऊपर, जैसे मिश्रा जी ने कहा कि इनके कंधों पे एक बड़ी जिम्मेदारी है कि जो आने वाली पीढ़ी आपका कैसे मूल्यांकन करेगी, क्या कहेगी। एक हम सबको अपने आप से एक सवाल पूछने की ज़रूरत है कि क्या आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हम पे गर्व कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम खुद संघर्ष कर रहे हैं, हम अपने अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, यहाँ बैठ कर के बात कर रहे हैं प्रदेश में। तो जब हम खुद अपना संघर्ष कर रहे हैं तो जो हमारे पीछे छूट चुके हैं, हमारे गांव में जो लोग अभी कोई रापा चला रहा होगा या मजदूरी कर रहा होगा या कहीं झाड़ू लगा रहा होगा, कहीं गाड़ ड्यूटी होगा, उसका क्या होगा। बहुत हद तक चूँकि हम सब लोग संघर्ष, हम जो यहाँ बैठे हैं वो पीढ़ी है जिसने संघर्ष भी देखा है और ये ACP का एक आनंद भी लिया है। हम वो पीढ़ी हैं। तो ये स्थिति क्यों आई है, कई बार सोचते हैं, विचार करते हैं। तो ये स्थिति आने के पीछे हम जब आज संगठित हो रहे हैं, काश हम 10-20 साल पहले संगठित हो जाते, काश जब जजमेंट आ रहे थे उस समय जाग जाते। उस समय तो हमको केवल अपने बीवी बच्चों की चिंता थी, नौकरी लग गई, पार्टी दे रहे थे और क्या कर सकते हैं, प्रसादी कर रहे थे, लोगों को खिला रहे थे। उस समय तो हम फूले नहीं समा रहे थे, मोहल्ले वाले, गांव वाले हमारा माला पहना के स्वागत कर रहे थे, हमको किसी की चिंता नहीं थी क्योंकि नौकरी तो लगी गई है, कोई दिक्कत नहीं है। जब हमको दर्द हुआ, हमारे पाँव में जो पीड़ा हुई, तब हमको लगा कि अब तो बहुत देरी हो गई, अब भी समय है कि सबको जागना चाहिए। हम पे बैक टू सोसाइटी की बात कब करेंगे, जब हम खुद ही उलझे हुए हैं और सामने वाला भी इतने चालाक होते हैं कि कहते हैं कि ऑफेंसिव इज द बेस्ट डिफेंस। उन लोगों ने ये रणनीति अपनाई कि इनको उलझा के रखो, जिससे कि उनका एनर्जी केवल वो अपने कोई तक ही सिमटी रहे, उनको चिंतन करने के लिए, उनको पूरे समाज के लिए सोचने का समय ही नहीं मिले, क्योंकि सभी बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और यदि वो फ्री हो जाएंगे तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं।
तो आपकी पूरी एनर्जी जो है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में लगी रहे, जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं उसी में लगे रहे, तो आपको फ्यूचर के हिसाब से प्लान करने के लिए आपके पास कोई समय ही नहीं बचे। ये तो एक स्ट्रेटजी है, रणनीति है, वो सबको समझना चाहिए। फिर भी अभी देरी नहीं हुआ है। देरी इसलिए नहीं हुआ है कि अभी भी संगठित होकर के अपने अधिकारों के लिए जो है संगठित होकर के, और चूँकि ये जो मूवमेंट है वो केवल बातचीत से ही नहीं होगा या जैसे कोसले जी से नहीं होगा, सभी से होगा। इसमें पैसा भी चाहिए। तो जब हर कर्मचारी अधिकारी जितना पैसा चाहिए, क्या ईमानदारी से उन लोगों को दे रहे हैं जिनको ज़रूरत है? उस समय तो मुझे नहीं लगता कि जो जिस समाज के कारण से, जिस सर्टिफिकेट के कारण से हम यहाँ पर खड़े हैं, जो पाया है, हम उसको पूरा अदा कर रहे हैं नहीं कर रहे। ये हर व्यक्ति से, बहुत सारे लोग तो ये कि हाँ ठीक है, मेरा तो भी 60 साल तो भी 1 साल बचा है, मुझे क्या लेना है, और मैं तो जो है यहाँ पर मुझे कोई प्रमोशन का क्या, नौकरी तो लग गई। इस तरह की सोच के भी हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि आपके बाद में भी दुनिया रहेगी। आप जैसे यदि हमारी लड़ाई बाबा साहब नहीं लड़ते तो मैं आज यहाँ खड़ा नहीं होता। मैं भी एक मजदूर का बेटा। कई बार हमारे लोगों को ये गलतफहमी होती है कि मैं यहाँ पर मेरी मेहनत से हूँ, वो अपना एक उपलब्धि मानता है। लेकिन मेरा मानना है कि आप मेहनत से नहीं है, आप बाबा साहब के संघर्ष के कारण है। यदि वो संघर्ष नहीं करते, बाबा साहब संघर्ष नहीं करते तो हम यहाँ पे नहीं होते। इसलिए इस बात पे कभी गर्व नहीं होना चाहिए कि हम अपनी मेहनत से हैं, हमने रात दिन पढ़ाई की है, हमने वहाँ पर कोचिंग किया, ये किया, इसलिए हमको पद मिला है। वो सब गलत सोच है, गलत सोच है। हम तो जैसे हमारे लिए बाबा साहब ने संघर्ष किया, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम आने वाली पीढ़ी के लिए हम संघर्ष करें। और ये बिना संघर्ष किए, क्योंकि देखिए जिसके पास सत्ता है, पावर है, वो आपको तो नहीं बांटेगा, कभी नहीं बांटेगा। तो उसके लिए आपको और हम सबको मिल करके एक रणनीति के तहत ही अपनी चीज़ों को करने की और राइट्स के प्रति जागरूक होने की ज़रूरत है। अभी जो हमारा समाज का जो नौकरी पेशा वर्ग है वो 2 तरफ से संघर्ष कर रहा है। एक ऊपर जिससे जो हमको रोक रहा है, जो दूसरा वर्ग। एक हम अपने लोगों से भी संघर्ष कर रहे हैं, अपने लोगों से इसलिए कि उनको लगता है कि मैं IPS बन गया, मेरे मोहल्ले में मेरे चाचा या मेरे गांव के जो लोग हैं वो मेरी उपलब्धि से उतना खुश नहीं है, वो भी आपको डाउन करने की कोशिश करेंगे। यह सच्चाई है, हर परिवार का यही कहानी है। वो चाहेंगे कि यदि आपका डिमोशन हो गया तो वो खुश हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? वो इसलिए खुश हो रहे हैं क्योंकि हमने पद पाने के बाद हमने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं, उनसे जाके मिले भी नहीं कि जो हमारा पीछे छूट गया है, कि जो मेरे चाचा का या जो भी परिवार का या मेरे गांव का जो गरीब जो खेत में हल चला रहा, मजदूरी कर रहा है, उसके बच्चों की क्या स्थिति है, मैंने कभी जाके देखा ही नहीं। तो वो यही स्थिति होने वाली है। तो हमारा जो पे बैक टू सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट था कि हम आगे बढ़े, तो हम अपने जो पीछे छूट गए हैं गांव के जो लोग हैं, आपके अपने समाज के लोग हैं, हमारा जिम्मेदारी है कि हम उसको भी थोड़ा जोर वो लगाएगा, थोड़ा जोर हम लगाएंगे तो उसको हम आगे ला सकते हैं। जब तक केवल कर्मचारियों से ये लड़ाई नहीं जीती जा सकती। आपके पास मास मूवमेंट कितना है, लोग आपके साथ, आपका यदि हमारा बुद्धिजीवी गांव में जाकर के समाज के बीच खड़ा होता है तो कितने समाज के लोग आपके साथ खड़े हैं, ये बहुत मायने रखता है। और वो समाज के लोग आपके साथ तभी खड़े होंगे जब आपने उनके लिए कुछ किया है। ऐसा नहीं है कि आप ऑफिसर्स बन गए तो सब दो करो, क्यों आएंगे, उनको कुछ से लेना देना नहीं तुम्हारे से। लेकिन यदि आपने उनके दुख दर्द में आपने उसका सहयोग किया है, आपने उसको मोटिवेट किया है, जो बच्चे पीछे छूट गए उनके मदद के लिए आप हमेशा तैयार रहे, तो वो आधी रात का आपके लिए तैयार है। ये जो अभी जो बाइफरकेशंस का जो डिसीजन आया था कि एक वर्गीकरण किया जाएगा, ये हमारे अपने लोग उस बात को लेकर बहुत खुश हो रहे हैं। जब क्रिमिलियर की बात आती है तो बहुत खुश होते हैं।
आप अपने जिस एरियाज में रहते हैं वहाँ से लोगों से आप सर्वे कर लिया, हमारे अपने लोगों से, बड़ा ठीक है तुम तो बन गए ऑफिसर, अब हमारा नंबर भी तो आएगा, हमको तो बनने दे ही नहीं, तुम बन गए, तुम्हारा बेटा बन गया, तुम्हारा बहू बन गया, हम कहाँ जाएंगे। तो ये भावना कहाँ से आई है? ये भावना के लिए जिम्मेदार हम सब लोग हैं, क्योंकि हमने अपने लोगों को अपना समझा ही नहीं। हम वहाँ से नौकरी लगने के बाद भी बच्चों को लेकर रायपुर शहर में आ गए, यहाँ मस्त घर बना लिए, बंगला बना लिए, और कोई भी गांव का आएगा तो घंटी वो बजाने का लगा देना, साहब नहीं है, मैडम नहीं है, और गांव वाला वापस चला जाएगा। ये मानसिकता हो गई हम लोगों की। हम ऑफिस में रहेंगे, हमारा भी आपसे काम है, ये भी तो हम उससे मिलना ही नहीं चाहते। तो जब आप जिनको करना हम लोग करने वाले हैं और हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? जो वो व्यक्ति जो हमारी तरफ एक आशा की नज़र से देखता है, वो इतना डिसअपॉइंटेड होकर के जाता है, फिर वो क्या करेगा? वो लोग किसी काम के। तो इसलिए हम लोगों को जो नौकरी पेशा है, जो इससे उसको दोनों तरफ से बहुत ही चुनौतियां हैं उसके सामने, और उसी से उसको जो है कैसे निकलना है और हम उसको कैसे पाएं, इसके लिए ज़रूरी है कि हम जो हमारे समाज के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं पीछे छूट गए, उनको कैसे आगे ला सकते हैं, जो हमारे समाज की जो महिलाएं हैं जो पीछे छूट गई है उनको हम कैसे ला सकते हैं, इस पर गहन चिंतन करने की ज़रूरत है। इसमें जब तक हम केवल हमारे बारे में सोचेंगे, मैं अपने बारे में सोचूंगा, बच्चों के बारे में सोचूंगा, मैं अपने परिवार से बाहर नहीं निकलूंगा, तो फिर हम ये लड़ाई कभी नहीं जीत सकते। हमको सबके बारे में सोचना होगा, स्पेशली जो बिल्कुल जो वंचित समाज के लोग हैं, उसमें जाति नहीं आनी चाहिए। उसमें एक जब अनुसूचित जाति है तो अनुसूचित जाति आना चाहिए, और इसके लिए ये है कि हम सब लोग मिलकर के जो हम अलग अलग झंडा लेके चल रहे हैं, और क्योंकि सभी को एक शौक होता है कि इस समाज का नेता मैं हूँ, इस समाज का नेता मैं हूँ, उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। जहाँ आपके राइट्स की बात आती है तो उस समय आप में एक यूनिटी होना चाहिए। जब तक यूनिटी नहीं होगा तो आप उसमें ये नहीं समझना चाहिए कि इसकी समस्या है वो निपटेगा, मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, मैं एक छोटी सी कहानी बताऊँगा आपको कि एक व्यक्ति की समस्या उसकी नहीं है, एक दिन वो आपकी भी समस्या होने वाली है। जैसे बटरफ्लाई इफेक्ट कहते हैं कि यदि किस दुनिया के किसी हिस्से में यदि इतनी पाँव फट पड़ती है तो पूरी दुनिया में इफेक्ट होता है। वैसे ही ये कहानी है, छोटी सी कहानी है, उससे आप समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। कि एक घर में एक घर होता है बड़ा सा, कोई बहुत बड़े व्यक्ति का, उसमें एक वो कबूतर पालता है, एक बकरा पालता है, उसकी बहुत अच्छी देखभाल करता है, और चूँकि वो खिलाता पिलाता वहाँ पर एक चूहा भी आ जाता है, बड़ा सा चूहा। पूरे दिन वो चूहा उनके साथ, बकरे के साथ, कबूतर के साथ खेलता है, खाता पीता मस्त रहता है। एक दिन क्या होता है कि वो जो घर का मालिक एक चूहादानी लेके आ जाता है। जब जैसे चूहादानी लेके आता है तो वो चूहा बहुत परेशान होता है कि ये तो चूहादानी लेके आ गया, अब तो मेरे को फंसा देगा और मैं तो अब गया। अब क्योंकि उसकी कबूतर से और बकरे से दोस्ती है, हमेशा एक साथ रहते हैं, खाते हैं पीते रहते हैं, तो उसको लगता है कि ये लोग मेरी मदद करेंगे। तो वो दौड़ करके कबूतर के पास जाता है, बोलता है कबूतर भाई देख, तुम्हारा मालिक जो पिंजरा लेके आ गया चूहादानी, और लगता है ये तो अब तो मेरे तो दिन गए, मैं तो नहीं बचने वाला हूँ। कबूतर बड़ा खुश होता है, ठीक है ये तुम्हारी समस्या है, मुझे क्या लेना देना भाई, मुझे तो मेरा मालिक सुबह शाम इतना खिलाता पिलाता है और अच्छा प्यार करता है, तुम्हारी समस्या तुम जानो। चूहा बड़ा दुखी हो जाता है कि ये जो है कबूतर इतना हमेशा इतना स्नेह करता था, आज जैसे मेरी समस्या ये दूर हट गया। वो दौड़ करके बकरे के पास जाता है, उससे पूछता है कि भाई देखो बकरा भाई, यार तुम्हारा मालिक तो पिंजरा लेके आ गया और अब तो मुश्किल है, मैं तुमसे मिल ही नहीं पाऊंगा। वहाँ वो भी बोलता है ये तुम्हारी समस्या, यार मैं क्या करूँ, नहीं मिलेगी क्या दिक्कत। होता क्या है कि वो जो चूहादानी रखा जाता है उसको किसी कोने में रखता है, और उस पिंजरे में चूहा तो नहीं फंसता है, एक सांप फंस जाता है। सुबह अंधेरे में जब वो जो मालिक है उसकी पत्नी जाती है, वो खुश होती है कि चूहा आज तो फंस गया, और वो उसको पिंजरे को उठाने की कोशिश करती है और सांप काटता है। सांप जहरीला टाइप का होता है और वो बहुत चिल्लाती है, मालिक उठ के आता है, मोहल्ले के लोग भी उठ के आते हैं।
देखते हैं तो उसमें चूहा तो नहीं था, सांप था। तो अब क्या किया जाए? तो उसको एक जो बेगा उसके पास ले जाता है, वो बोलता है कि ये बच तो जाएगी, तो क्या करना होगा? बोले इसको कबूतर का सूप पिलाना पड़ेगा। अब चूंकि जो मालकिन है वो मरने वाली है, अब सुबह सुबह कबूतर कहाँ से पकड़ के लाए? तो बोलता है कबूतर तो पाल रखा घर में, उसी को लाते हैं, उसी कबूतर का सूप बनाते हैं, उसको पिलाते हैं और वो ठीक हो जाती है। बड़े खुश होते हैं, गली मोहल्ले में लोग भी खुश होते हैं, चलो बच गए। रिश्तेदारों को पता लगता है कि वो तो बच गई, इतना मरने वाली थी, ये वो थे। सब लोग इकट्ठे होकर आ जाते हैं। सब जब रिश्तेदार होंगे, खुशी का माहौल होगा, तो पार्टी तो होगी। पार्टी होगी तो उसमें तो बिना बकरे के मीट के तो काम होगा भी नहीं। तो फिर क्या करें? तो बकरा घर में बंधा ही है, उसको काट दिया जाता है। कहने का मेरा मतलब, समस्या चूहे की थी। चूहे ने कबूतर को भी बोला था, बकरे को भी बोला था। यदि समय पर वो कबूतर और बकरा उस चूहे की मदद करते तो उनकी बलि तो नहीं चढ़ती। तो यह कहने का मतलब है कि ये समस्या केवल आपकी नहीं है, जो दूसरे लोग बाहर बैठ कर के जो है वो सोच रहे होंगे कि ये तो SC/ST वाले जाने इनकी समस्या है, नंबर सबका आएगा, कोई नहीं बचेगा। इसलिए सबको ये जो है दूसरा प्रॉब्लम जो हमारा ये क्या है, वो भी एक कहानी के माध्यम से कहना चाहूँगा। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारा एक व्यक्ति नेता बन जाता है और हम सबको दांव पे लगा देता है, और हम भोले भाले, क्योंकि हमारे साथ शोषण हुआ है तो हम बहुत बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। वैसे ये कहानी है कि एक जंगल में एक नागराज रहता है और बहुत सारे मेंढक रहते हैं। जब वो नागराज रहता है, वो जवान रहता है, तो पूरे जंगल में उसका आतंक रहता है, किसी से पूछता भी, जिस मेंढक को चाहे खा ले। जब समय के साथ वो नागराज जो है वो बूढ़ा हो जाता है, अब उसकी शिकार करने की ताकत नहीं रहती है, तो एक दिन वो दिमाग लगाता है क्या किया जाए। तो सुबह सुबह वो अपना जो बाम्बी से निकलता है, और सामने ही जो मेंढकों का भी एक सरदार रहता है, उसको नमस्कार करता है, और वही मेंढक, सरदार तुम कैसे हो? तो वो बहुत अचंभा हो जाता है, अरे आज तो नागराज ने मुझे नमस्कार किया। वो बड़ा खुश होता है और बहुत फूले भी समाता है, आज तो जंगल के राजा ने मेरे को नमस्कार किया है, हमारा स्वागत किया है, बड़ा खुश होता है। और वो बोलता है कि जो है देखो, मेरा तुमसे कोई दुश्मनी नहीं, तुम मेंढकों के सरदार हो, मैं जंगल का राजा हूँ, दोनों राजा हैं, चलो बैठ के बात करते हैं। बड़ा खुश होता है, क्योंकि जिस आदमी को घर में नहीं घुसने देते हो, आप अंदर बुलाते हो, सोफा पर बैठाते हो, काजू किस्मत खिलाओगे तो लगेगा ना कि आज तो मेरी बहुत खुश हो रही है। तो बड़ा खुश होता है, वो खुश होता है। तो बोला बात क्या है? तो देख, तुम राजा मैं भी राजा। बात यह है कि अब यार मेरा जो है शिकार करते करते मन भर गया, अब मैं तुम लोगों को तंग करने वाला नहीं हूँ, तो क्या करना? बोला तुम डेली एक मेंढक मेरे पास लेके आ जाए, तो सुबह जब मिलने आओ तो एक लेके आ जाना। ठीक है, बात पक्की हो गई। मेंढक सरदार जाता है, जब मिलने के सुबह एक मेंढक को पकड़ के ले जाता है और उसको नागराज को दे देता है, खा लेता है, मस्त रहता है। फिर वो नागराज उस मेंढक को अपनी पीठ पर बैठाता है, पूरे दिन जंगल में घुमाता है। मेंढकों का सरदार खुश, जंगल का राजा उसकी पीठ पर बैठा हूँ मैं, और पूरे दिन बड़ा मस्ती से रहता है। समय निकलता, धीरे धीरे वो डेली जाता है, एक मेंढक ले जाता है, और आखिर में सब मेंढक खत्म हो जाते हैं। तो मेंढक का सरदार सुबह सुबह बहुत लेट पहुंचता है। तो नागराज बोलता है क्यों आज लेट कैसे आए? बोले महाराज पूरे जंगल के मेंढक तो खत्म हो गए। तो नागराज बोले तुम तो बचे हो ना, ऐसा बोलता और निकल जाता। कहने का मतलब मेरा, आप समझ गए होंगे क्या कहना चाहता हूँ, कि आपको ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। सामने वाला आपको इमोशनली बहुत रेस्पेक्ट देगा, लगेगा कि बात इनकी तो अंतरात्मा जाग गई है, और आप इनकी नज़र में आप कोई भेदभाव नहीं है, कोई अछूत नहीं है, सब आपको सब राइट्स दिए जाएंगे और आप उनकी बातों में नहीं आएंगे।
और जो हमारे सरदार बने हुए हैं उन लोगों को भी समझना चाहिए कि एक दिन आपका नंबर भी आने वाला है, बच के रहने की ज़रूरत है। बस इतना कहना चाहूँगा। बस मेरा यही कहना है, संगठित रहिए और शिक्षित जो शिक्षा का बाबा साहब है उसको नीचे तक ले जाइए, सब तक ले जाइए। हम जब तक नीचे तक नहीं ले जाएंगे तो हम अकेले पड़ जाएंगे, और जब तक हमारा समाज शिक्षित होगा, संगठित होगा, तभी तो हम राइट्स के बारे में जो है हम अपना राइट्स पा पाएंगे। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। आपको आज जो है क्योंकि संघर्ष आपके खून में है, हमारे खून में है, इसलिए लड़ाई हारने वाला तो है नहीं। हम संघर्ष करके पीढ़ियों तक करते आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये अगले परीक्षा देते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको हिम्मत नहीं हारना है और लगे रहना है। जय भीम सभी।